अब इस क्वेश्चन को देखिए 26 हमारा पैसेज क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है? तो वो क्वेश्चन है, हाउ डज द पैसेज हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिडरिंग बोथ द बेनिफिट एंड बर्डन्स ऑफ ट्रांजिशनिंग टू क्लीन एनर्जी पर्टिकुलरली फॉसिल फ्यूल। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस के बारे में क्वेश्चन। पैसेज पढ़ते हैं। एज द वर्ल्ड ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, communities, states and countries that rely on fossil energy could see their economy falter and their tax bases shrink। जैसे जैसे दुनिया जीवाश्म इस ईंधन से दूर जा रही है, जीवाश्म ऊर्जा पर निर्भर समुदाय, राज्य और देश अपनी अर्थव्यवस्था को डगमगाते हुए देख सकते हैं और उनके कर आधार कम हो सकते हैं। तो मतलब जैसे फॉसिल फ्यूल जो अभी कोयला, पेट्रोल, इस पे एनर्जी बेस्ड है, वो ट्रांजिशनिंग होता है अगर रिन्यूएबल एनर्जी पे, ठीक है। तो जो इकोनॉमी डिपेंडेंट है फॉसिल फ्यूल पे, वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, यही बोला है। आगे है, पब्लिक डिस्कॉन्टेंट एंड बैकलैश फ्रॉम क्लाइमेट पॉलिसी आर इंक्रीजिंग इन द अमेरिका, यूरोप एंड एल्सवेयर, ठीक है। Political leaders are rightly moving to protect the world from the effects of global warming, but more must be done to ensure that those who depend on fossil fuels for their livelihood are not casualty of clean energy transition। तो ये बोल रहा है कि अमेरिका, यूरोप और अन्य जगहों पर जलवायु नीतियों से जनता का असंतोष और प्रतिक्रिया बढ़ रही है। राजनीतिक नेता दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से बचाने के लिए सही कदम उठा रहे हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि और अधिक किया जाना चाहिए। जो लोग अपनी आजीविका हेतु जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हैं, वह स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के शिकार न हो जाए। मतलब जहां पर इकोनॉमी, जो लोग फॉसिल फ्यूल के इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, अगर रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी की ट्रांजिशन हो जाएगा तो वो लोग को प्रॉब्लम होगा। तो ऐसा करना कि वो भी, उन लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो, ये बोल रहा है। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट, प्रो क्लाइमेट पॉलिटिशियन एंड कैंपेनर हैव अंडरस्टैंडेबली फोकस्ड देयर रिसर्च एंड पॉलिसी मेकिंग ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, मेकिंग द केस दैट ए ग्रीन ट्रांजिशन create benefits such as new jobs, cleaner air and more secure food supply। तो जो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट है या प्रो क्लाइमेटिक पॉलिटिशियन या कैंपेनर, वो लोग बताते हैं क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन से क्या होगा, क्लीन एनर्जी अडॉप्ट करने से क्या होगा, नया जॉब मिलेगा, एयर क्लीन होगा, फूड सप्लाई सिक्योर होगा, ये बोल रहे हैं। बट देयर मस्ट ऑल्सो बी ए फोकस ऑन दोज हु विल बेयर द इकोनॉमिक बर्डन ऑफ डीकार्बोनाइजेशन। तो जो ट्रांजिशन होगा तो भाई उन पर भी फोकस होना चाहिए, जो लोग उससे प्रभावित होंगे, जो फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंट है वो प्रभावित होंगे, उन पर भी फोकस होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिडरिंग बोथ द बेनिफिट, अब मतलब हाउ डज द पैसेज हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिडरिंग बोथ द बेनिफिट ऑफ एंड बर्डन ऑफ ट्रांजिशनिंग टू क्लीन एनर्जी पर्टिकुलरली इन फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट कम्युनिटीज। ओके, तो इंपॉर्टेंस है इस चीज का, फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट। हाउ डज द पैसेज हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिडरिंग बोथ द बेनिफिट ऑफ एंड बर्डन ऑफ ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी पर्टिकुलरली इन फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट कम्युनिटी। द पैसेज आर्ग्यूड दैट ट्रांजिशनिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल विल ओनली हार्म इकोनॉमी एंड इग्नोर्स पोटेंशियल बेनिफिट लाइक न्यू जॉब। नहीं, ये नहीं दिया है। B, it suggests that focusing solely on the positive aspect of clean energy transition overlooks the negative, overlook नहीं करता, वो दोनों बातें कर रहा है पैसेज में, ये भी नहीं है। C है, the passage emphasizes the need for addressing economic challenges in fossil fuel dependent community during the transition to clean energy, advocating for a balanced approach that consider both benefit and burden। ये हाईलाइट किया गया है इस पैसेज में, ये करेक्ट है, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, मतलब सी आंसर। ये अनुच्छेद स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन के दौरान जीवाश्म ईंधन पर निर्भर समुदायों में आर्थिक चुनौतियों का समाधान
करने की आवश्यकता पर बल देता है तथा एक संतुलित दृष्टिकोण पर जोड़ता है जो लाभ और बोझ दोनों पर विचार करता है। तो ये कह सकते हैं कि इस चीज को हाईलाइट कर रहा है ये पैसेज, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखें इसको क्या है ये। टू फ्रेंड्स P and Q टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days. क्वेश्चन है इन हाउ मेनी डेज डज P alone कंप्लीट द पीस। P अकेला कितने दिनों में कर सकता है, डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। पहला दिया है कि Q alone कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन 15 days. तो Q पूरा काम 30 दिन में करेगा और PQ मिलकर 20 दिन में करता है, P अकेला कितना दिन में करेगा पता चल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। सेकंड है एफिशिएंसी ऑफ Q इज 100% मोर देन दैट ऑफ P। मतलब Q की एफिशिएंसी P से 100% ज्यादा है, मतलब इसका 1 है तो इसका 2 यूनिट है। इसे ही पता चल जाए दोनों मिलकर 3 यूनिट करता है, 20 दिन में कितना काम करेगा, टोटल काम पता चल गया। अब P पता है कितना काम करता है प्रतिदिन, तो अकेला कितना दिन करेगा पता चल जाएगा। तो 2 से भी क्वेश्चन का आंसर आ सकता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी। यहां से पहले से पता चला Q 30 दिन में पूरा काम कर सकता है और PQ मिलकर 20 दिन में, तो P अकेला कितना दिन में पता चल जाएगा। अगर आप टाइम एंड वर्क क्वेश्चन किए तो पता चल जाएगा। यहाँ पे एफिशिएंसी वाली बात है, दोनों मिलकर 3 यूनिट 20 दिन में करता है, 60 इकाई का काम है, तो P अकेला 60 दिन में करेगा पता चल जाएगा। तो आइदर 1 और 2, या तो अकेले कथन 1 या अकेले कथन 2 इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट देखें, ये क्या है। ए टीम ऑफ 5 इज टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट 5 बॉयज, अक्षय, भुवन, चिराग, दीपक एंड ईशान, एंड 4 गर्ल्स, प्रिया, रानी, रितु एंड सुनीता। सम क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन आर, अक्षय एंड सुनीता टुगेदर होगा, प्रिया कैन नॉट बी पुट विथ रानी, प्रिया कैन नॉट बी पुट विथ रितु, प्रिया रितु साथ नहीं हो सकते। दीपक एंड रानी कैन नॉट गो टुगेदर, रानी कैन नॉट गो टुगेदर, ठीक है। चिराग एंड ईशान, चिराग एंड ईशान हैव टू बी टुगेदर, है ना। फिर है रितु कैन नॉट बी पुट विथ भुवन, रितु एंड भुवन साथ नहीं हो सकते भाई। अब है अक्षय एंड चिराग। अच्छा, अब क्वेश्चन है 5 कंडीशन है। इफ अक्षय एंड चिराग आर द मेंबर्स, द अदर मेंबर ऑफ द टीम कैन नॉट बी, कैन नॉट पे ध्यान देना। तो अक्षय है तो सुनीता होगी और चिराग है तो ईशान। देखो ईशान सुनीता, ईशान सुनीता, ईशान सुनीता, ये पॉसिबल है। ABC तीनों किसी भी कंडीशन को वायलेट नहीं करता है। डी इज द आंसर, ये नहीं बना सकता ग्रुप, क्योंकि यहां इसमें सुनीता नहीं है, क्योंकि अक्षय तो सुनीता तो होना चाहिए था ना। डी इज द आंसर, ये नहीं हो सकता है, टीम बना सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये क्वेश्चन है, देखिए क्या है। An entomologist noticed 18 insects crawling on his table. Exactly 16 of them were male and 2 were females. He noticed that they were crawling on the table in a random order such that no 3 of them were ever in the same straight line. कोई भी 3 एक लाइन में नहीं जा रहे थे, ठीक है। Suddenly 3 of the male insect स्टार्ट फॉलोइंग वन ऑफ द फीमेल, मतलब 4 दिखा, 3 मेल और 1 फीमेल एक ही लाइन में दिख गए इन सिंगल लाइन। देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन दैट द एंटोमोलॉजिस्ट कैन ड्रॉ पासिंग थ्रू द 2 इंसेक्ट। कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? तो पहले तो देखो टोटल 18 है, तो कोई भी 2 इंसेक्ट से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, कोई भी 2 इंसेक्ट एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, है ना। इतने स्ट्रेट लाइन बनेंगे, लेकिन ये चारों तो एक ही लाइन बनाते हैं। अब इसका भी 2-2 काउंट इसमें हो गया है, तो इसमें से माइनस कर दो 4C2। ये जो लाइन बनाएंगे कोई भी 2 सेलेक्ट करें वो एक ही लाइन है,
तो इसमें से 4c2 माइनस किए और यह +1, ये +1 क्यों किए, ये एक लाइन तो बना ही रहे हैं। 18c2 बिना कोई कंडीशन का स्ट्रेट लाइन था, इसमें से 4c2 ये वाला माइनस कर दिया क्योंकि वो भी काउंट हो गया है, +1 क्यों किए, ये एक लाइन तो बना ही रहे हैं। अब इसको सॉल्व करना है, यह आएगा फैक्टोरियल 18 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 16, 4c2 सॉल्व करोगे 6 है +1, यह आएगा 153 माइनस 5, 148 स्ट्रेट लाइन बनेंगे और इसका आंसर डी है। क्या आंसर है, डी है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, देर आर 40 स्टूडेंट इन अ क्लास, ठीक है, दीज स्टूडेंट आर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन ए, बी एंड सी, ठीक है, ए, बी और सी सेक्शन बना है, ए में 18 स्टूडेंट, बी में 10 और इसमें 12, ये है, ठीक है। अब क्या बोलता है, द सेक्शन ए एंड सी आर कंबाइंड टू सेक्शन ए एंड सी, एक नया सेक्शन बनाया डी, जिसमें ए और सी को मिला दिया, मतलब 18 और 12 30 बच्चों का सेक्शन बना। अब पूछता ये है, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट इन सेक्शन डी। यहां पे एबीसी सेक्शन में किसी का एवरेज वेट पता ही नहीं है, अगर ए सी का एवरेज वेट पता होता तो डी का भी निकल सकता था, तो वेट तो दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, मोर देन, ये नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि वेट तो पता ही नहीं है इस सेक्शंस का, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, यही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब फिर से हमारे पास पैसेज आ गया। अब क्या है, अब ये देखिए क्या है, इन द न्यू स्टडी, क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्लीकेशन पूछ रहा है, इस पैसेज के आधार पर क्या इंप्लीकेशन है। इन द न्यू स्टडी द रिसर्चर स्टडीज 25 ह्यूमन एंड 12 स्क्वायरल सैंपल टू लुक फॉर एम लेपारी, एम डॉट लेपारी, ये एक तरह का बैक्टीरिया है, माइक्रोबैक्टीरियम लेपारी एट 2 आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन विंचेस्टर। ठीक है, तो 25 ह्यूमन और 12 स्क्वायर का सैंपल को स्टडी किया है, इस चीज के लिए एम लेपारी जो बैक्टीरिया है उसके लिए 2 आर्कियोलॉजिकल साइट विंचेस्टर में, एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने विंचेस्टर में 2 पुरातात्विक स्थलों और एम लेप्री की तलाश के लिए 25 मानव और 12 गिलहरी के नमूनों का अध्ययन किया। ठीक है, द सिटी वॉज वेल नॉन फॉर इट्स लेप्रोसेरियम, लेप्रोसेरियम जो होता है कुष्ठ रोग का चिकित्सालय को बोलते हैं, एंड कनेक्शन टू द फर ट्रेड। तो सिटी नोन है किस चीज के लिए, लेप्रोसेरियम मतलब कुष्ठ रोग के हॉस्पिटल, और फर ट्रेड के लिए, फर ट्रेड के लिए ये नोन है सिटी। इन द मिडिल एजेज स्क्वायरल फर, गिलहरी का फर वॉज यूज टू ट्रिम एंड लाइन गारमेंट, मतलब कपड़ों को दुरुस्त करने के लिए, सीधा करने के लिए गिलहरी का फर, स्क्वायरल फर को यूज होता था मिडिल एजेज। मेनी पीपल ऑल्सो रेज देम एज पेट्स, बहुत लोग स्क्वायरल को पेट की तरह पालते थे। Leprosy is one of the oldest recorded disease in human history and is still prevalent to this day in Asia, Africa and South America. For thousands of years, humans were thought to be the only natural host of M. lepari until the discovery of M. lepari in several wild animals in recent decades such as armadillos and more recently red squirrel and chimpanzee. तो 1000 ऑफ ईयर के यह सोचा जाता था कि जो एम लेपारी बैक्टीरिया है ये मनुष्य में ही होता है, लेकिन रिसेंट डिकेड में पिछले कुछ दशकों में पता चला कि ये जानवरों में भी होता है। ठीक है, उसमें रेड स्क्वायरल, लाल गिलहरी, चिंपांजी, आर्माडिलोस, इसकी बात द ऑथर राइट। While scientists have traced the evolutionary history of the microbacterium,
that causes it, how it may have spread to people. ठीक है, तो साइंटिस्ट ने इवोल्यूशनरी हिस्ट्री टेस्ट कर दिया इस एम लेपारी का. ठीक है, हाउ इट मे हैव स्प्रेड टू पीपल फ्रॉम एनिमल इन द पास्ट वाज नॉट नोन बियॉन्ड सम हिंट. कुछ हिंट है कि कैसे फैला है ना. दैट रेड स्क्वायरल, लाल गिलहरी इन इंग्लैंड, रेड स्क्वायरल मे हैव सर्व्ड एज ए होस्ट. तो साइंटिस्ट टेस्ट कर लिया भाई इवोल्यूशनरी हिस्ट्री किसका, इस बैक्टीरिया का, और ये जानवर से लोगों तक कैसे फैला, वाज नॉट नोन बियॉन्ड सम हिंट. कुछ हिंट है लेकिन कैसे फैला पूरी तरह नहीं पता है. दैट रेड स्क्वायरल इंग्लैंड मे हैव सर्व्ड एज ए होस्ट. रेड लाल गिलहरी इंग्लैंड में है जो हो सकता है कि इस बैक्टीरिया को कैरी करता हो. अब इंप्लीकेशन, द स्टडी रिवील द हिस्टोरिकल ट्रांसमिशन ऑफ लेप्रोसी फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन चैलेंजिंग प्रीवियस. करेक्ट है ये बोलता है, इसमें है फाइंडिंग एव लेपारी इन बोथ ह्यूमन emphasizes the interconnectedness of human and animal health, highlighting the importance of a one health approach. क्योंकि ह्यूमन स्क्वायरल दोनों में एम लेपारी पाया गया, तो दोनों के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हो उसको हाईलाइट करता है, ये भी है. इसीलिए ये इंप्लीकेशन दोनों ही है, इसलिए सी आंसर होगा इसका. तो व्हाट इज द आंसर? सी. सी इज द राइट आंसर. अब आगे बढ़ते हैं, ये भी पैसेज है. अब ये क्या पूछता है, ये पूछ रहा है सेंट्रल मैसेज, मतलब मुख्य संदेश, केंद्रीय संदेश क्या दे रहा है परिच्छेद, ये पूछ रहा है ना. तो इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर अ सोशल सिक्योरिटी नेट थ्रू वेलफेयर प्रोग्राम फॉर द पुअर अंटिल दे कैन रीप गेन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. गरीबों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा जाल सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है जब तक कि वे आर्थिक विकास के लाभों को प्राप्त नहीं कर सकते. ठीक है, सच प्रोग्राम कैन बी फंडेड थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ फास्टर ग्रोथ, हायर टैक्स buoyancy and efficient welfare delivery without having to resort to penalizing the rich. इस तरह का प्रोग्राम किया जा सकता है जिसमें कॉम्बिनेशन होना चाहिए फास्टर ग्रोथ का, हायर टैक्स buoyancy, टैक्स कलेक्शन ठीक ठाक हो, एफिशिएंट वेलफेयर डिलीवरी एफिशिएंट हो, टारगेटेड हो, बिना धनी को पेनलाइज करते हुए, दंडित करते हुए. ए प्रैग्मेटिक अप्रोच टू रिड्यूसिंग द रिच पुअर गैप इज बाय मैक्सिमाइजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, minimizing unemployment, lowering the tax burden for the common people and providing a safety net for the poor. Rich poor को गैप भरने के लिए ये बात बोला गया है. This involves a delicate balancing act of labor market incentive, welfare safety net and attracting investment. But punitive and spiteful taxation of the rich to pay the poor is not workable. अब इस मतलब सेफ्टी नेट या कि पुअर को हेल्प करने के चक्कर में रिच को इतना टैक्स कर दिया जाए कि वर्केबल ही ना हो. ठीक है, इंडिया कैन रिड्यूस इनइक्वालिटी बाय मेकिंग द पुअर रिचर विदाउट हैविंग टू मेक द रिच पुअरर. मतलब बैलेंस करने की बात ये कर रहा है. कुछ और फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल मैसेज. देखो क्या है, इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑन द वेल्दी विदाउट इन्वेस्टिंग इन प्रोग्राम दैट डायरेक्टली बेनिफिट द पुअर कुड लीड टू इकोनॉमिक स्टैग्नेशन एंड रिसेंटमेंट. नहीं, इस बात की ये सेंट्रल मैसेज नहीं है, वो तो बैलेंसिंग एक्ट की बात. इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑन द वेल्दी ये बात नहीं हो रहा है ना. तो ये नहीं है मैसेज. Implementing blanket welfare program without considering their effectiveness or targeting a specific need which may waste resources and fail to address underlying issues. ठीक है, अब ये चीज यहां पर नहीं, ये तो बेसिकली बैलेंसिंग एक्ट की बात कर रही है, कैसे रिच एंड पुअर गैप खत्म किया जाए, उन सब चीजों की बात हुई. इंप्लीमेंटिंग ब्लैंकेट नहीं है, टारगेटेड वेलफेयर प्रोग्राम होना चाहिए.
सबके लिए नहीं, जिसको जरूरत नहीं उसको थोड़ी वेलफेयर प्रोग्राम देना है, ये नहीं है इस पैसेज में. Relying solely on economic growth without implementing measures to ensure that its benefits are distributed equitably perpetuate inequality and society society. Relying solely, ये बात इस पे नहीं है, सेंट्रल मैसेज नहीं है. सेंट्रल मैसेज है बैलेंसिंग एक्ट, targeted welfare program that improve access to education and healthcare for the poor can simultaneously foster economic and reducing without resorting to punitive taxation of the rich. ये बैलेंसिंग एक्ट की बात इसमें हुआ है, टारगेटेड भी बात हुआ है ना. तो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट बढ़ते हैं. अब है क्या है, फाइंड आउट द डे ऑन विच रमेश वाज बोर्न इन जून 2000. पहला है डाटा सर्विस क्वेश्चन है, इट इज ए डेट विच इज ऑल्सो परफेक्ट नंबर. परफेक्ट नंबर का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जिसका फैक्टर उस नंबर को छोड़ के, और जो फैक्टर बनते उस नंबर को छोड़ के उनका सम नंबर के बराबर. जैसे 6 है, 6 के फैक्टर नंबर को छोड़ के 1 2 3, और 1 2 3 का सम क्या है 6. इस तरह 28, इसके फैक्टर क्या है 1 2 4, फिर 7 एंड 14. ऐड करो 1 + 2 + 4 + 7 + 14, कितना होगा 28 ही है. तो दो डेट आ रहा है परफेक्ट नंबर के लिए, तो एक ही डेट आना चाहिए, गलत हो गया, ये पहला से नहीं होगा. दूसरा क्या है, द डेट नेक्स्ट टू बर्थडे इज ए प्राइम नंबर. द डेट नेक्स्ट टू हिज बर्थडे इज ए प्राइम नंबर. तो यहां पे क्या होगा, द डे नेक्स्ट टू हिज बर्थडे इज ए प्राइम नंबर. बहुत सारे उसमें 6 के बाद 7 आता है ना, 10 के बाद 11 आता है, 12 के बाद 13 आता है, बहुत सारे बर्थडे आ रहे हैं, नहीं हुआ. अब 2 से भी नहीं होगा. दोनों को अगर हम मान लो कंबाइन करते हैं तो 6 के बाद 7 आता है प्राइम नंबर, 28 के बाद 29 आता है. तो दोनों कंबाइन करने के बाद भी 6 28 दोनों डेट आ रहा है, तो एक ही डेट आना चाहिए. दोनों मिलके भी नहीं सॉल्व कर पा रहा है, डेट नहीं बता पा रहा है. डी इज द राइट आंसर. तो 33 का आंसर क्या होगा, डी. 33 का आंसर है डी. नेक्स्ट अब देखें 34 क्या है, which letter will be 14th from the right if the first and second, third and fourth and so on are interchanged in the word this. फर्स्ट सेकेंड को इंटरचेंज करो तो EH होगा, E को करो तो ET होगा, है ना. RO को करो तो क्या होगा OR, NO को करो तो ON, RM MR, AT TA, IV VI और E. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, दाहिने से 14वां H है. सो सी इज द आंसर. तो ये आसान सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा दिस, देयर आर 8 पेयर ऑफ ब्लू शू एंड 6 पेयर ऑफ पिंक शू. दे आर ऑल पुट इनटू अ बॉक्स and shoes are drawn one at a time. सबको एक बॉक्स रख दिया, एक एक करके शू निकाला जा रहा है. To ensure that at least one pair of blue shoe is taken out, what is the number of shoe required to be drawn? तो मैक्सिमम फेल्योर कैसे होगा ये पता करेंगे. तो टोटल कितने हैं, 6 पेयर पिंक शू का, तो 12 पिंक शू हो गया, और 8 पेयर ब्लू शू है तो 8 लेफ्ट वाला ब्लू शू और 8 राइट वाला ब्लू शू. अब देखो मैक्सिमम गड़बड़ क्या हो सकता है, मान लो बॉक्स से निकाल रहा शू, 12 के पिंक निकल गए, एक भी ब्लू निकला, वर्स्ट केस देख रहे हैं. अब मान लो 8 किसी एक साइड का, 8 लेफ्ट निकल गया, 8 राइट निकल गया पैर का, तो ये भी तो अभी तक तो पेयर तो नहीं आया. अब अगला एक निकलेगा तो 1 पेयर तो ब्लू का होगा ही होगा. तो वर्स्ट केस देखे 12 के 12 पिंक वाले निकल गए, 8 एक ही पैर का निकल गया शू, तो अगला जो निकलेगा तो एक पेयर ब्लू शू बन जाएगा. तो कम से कम 21 तो निकालना ही पड़ेगा. तो आंसर इज सी. क्या आंसर है, सी आंसर है.
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इन हाउ मेनी वे कैन 4 prizes be distributed among 5 kids when no kids get more than 1 prize? तो पहला में किसी बच्चे को एक से ज्यादा प्राइज नहीं मिला, 4 ही प्राइज है, तो 5 किड्स में 4 प्राइज बांटना है, तो किस तरीके से बटेगा? 5p4, ठीक है, एक प्राइज या 0 प्राइज है ना, तो 5p4 की तो किसी एक बच्चे को 0 भी मिल सकता है। इसको सॉल्व कर लो तो फैक्टोरियल 5 आएगा, 120 आ जाएगा, है ना, इस तरह से मिल जाएगा। दूसरा, 5 बच्चे की 4 बच्चे को लो और प्राइज को अरेंज कर दो, उसमें एक बच्चा को 0 मिलेगा क्योंकि नॉट मोर देन 1 प्राइज, तो 1 या 0 प्राइज, ठीक है। या ऐसे भी सोच सकते हो, इसमें 5 बच्चा बना दो, 3 4 5। पहला बच्चा के पास चॉइस है कि या ऐसे कर सकते हैं, 4 प्राइज है, ऐसे करते हैं। पहला प्राइज 5 में से किसी एक बच्चे के पास चला जाएगा, 5 हुए हैं। दूसरा प्राइज बचा कितना? बच्चा 4 बच्चा, किसी एक के पास चला जाएगा। तीसरा प्राइज बचा कितना? 3 बच्चा, किसी एक के पास चला जाएगा। लास्ट प्राइज 2 बच्चा, किसी एक के पास जाएगा, 2। तो सारा काम एक साथ करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ऐसे भी 120 आएगा। दूसरा है, एक किड में गेट एनी नंबर ऑफ प्राइज, मतलब एक बच्चे को 1 2 3 4 प्राइज मिल सकते हैं। तो ऐसे को क्या करेंगे, यहां पे बना लो 4 प्राइज। अब ये प्राइज किसी बच्चों को मिल सकता है, 5 ऑप्शन है। ये भी प्राइज किसी बच्चों को मिल सकता है, ये भी प्राइज किसी बच्चों को मिल सकता है, ये भी प्राइज किसी को मिल सकता है। चारों का हम एक साथ करना है तो 5 इंटू 5 इंटू 5, इतने तरीके से प्राइज बांट सकते हैं। तो 625, 120 और 625, क्या आंसर होगा? बी। तो बी इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास फिर से पैसेज आया। अब इस पैसेज को देखें क्या है। क्रक्स ऑफ द पैसेज, सार बताना है, ठीक है। क्या क्रक्स है इस पैसेज का? While the nature of war remains constant, its changing character imposes a premium on the military education and the academic preparation required to cope with current and future security challenges. बोला, युद्ध की प्रकृति यद्यपि अपरिवर्तित रहती है, बट इसका बदलता स्वरूप सैन्य शिक्षा और वर्तमान और तथा भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक शैक्षिक तैयारी को महत्वपूर्ण बनाता है। ये सैन्य शिक्षा की बात कर रहा है कि भाई कैसे फ्यूचर डिमांड को मीट करेगा, क्योंकि वॉर का कैरेक्टर चेंज हो रहा है। द डायनेमिक एंड chaotic character of warfare currently all display in Europe and West Asia means that military officers are expected to produce result in the face of nebulous मतलब वेग, अस्पष्ट, इनिशियल इंफॉर्मेशन एंड रैपिडली चेंजिंग सर्कमस्टांस। जो अभी चल रहा है यूरोप में, यूक्रेन रशिया वॉर, वेस्ट एशिया इजराइल फिलिस्तीन, तो उसका डायनेमिक एंड कैओटिक कैरेक्टर जो है प्रोड्यूस रियली द फेस ऑफ नेबुलस इनिशियल इंफॉर्मेशन एंड रैपिडली चेंजिंग सर्कमस्टांस, ठीक है। तो ऑफिसर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस रिजल्ट इन द फेस ऑफ, मतलब ऑफिसर से उम्मीद किया जाता है कि रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे इस सिचुएशन में जहां वेग इनिशियल इंफॉर्मेशन है, रैपिडली चेंजिंग सर्कमस्टांस। टू मीट कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस, ऑफिसर आर empowered थ्रू अ वेल कंस्ट्रक्टेड प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन PME कंटिन्यूम दैट ऑगमेंट्स देयर एबिलिटी, उनके एबिलिटी को बढ़ाता है ऑफिसर का, to deal with changing assignment and increasing response over long career span. The evolution of PME in US is of interest to us. PME का evolution US में हुआ since it has parallel with Indian theaterization aims.
तो जो इवोल्यूशन पीएमई का हुआ है, प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन यूएस में, हम लोगों के लिए इंटरेस्ट का है, क्योंकि इंडिया का जो थिएटराइजेशन, जो मतलब इंडियन का जो आसपास का सिचुएशन है और जो इंडिया का एम है, लक्ष्य, उससे मिलता जुलता वो है पीएमई जो यूएस में डेवलप हुआ है। अब देखिए, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज, व्हिच ऑफ द बेस्ट आर्टिकुलेट द क्रक्स ऑफ द पैसेज, है ना। तो देखते हैं, पढ़ते हैं। द पैसेज मिस्टेकनली सेज दैट chaotic nature of warfare is solely attributed to nebulous, solely not justified, mistakenly not justified. ये क्रक्स नहीं है। Significance of military education in addressing evolving warfare, advocating for a structured professional military education program akin to India's theaterization aims, जो इंडिया एम करता है, इसका पूरा चांस है कि यह आंसर हो सकता है। It overlooks the intricate interplay between geopolitical factor and military, simplifying the importance। नहीं, ओवरलुक वाली बात जस्टिफाइड नहीं है कि भाई इंटरप्ले बिटवीन जियोपॉलिटिकल फैक्टर एंड मिलिट्री, नहीं, एंड सिंप्लीफाइंग जस्टिफाइड नहीं है। ये तो नहीं है, डी भी नहीं, तो इसका मतलब बी आंसर है। क्या आंसर है? बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, क्या है? देर आर ऑल्सो ब्रॉडर, पर की नोट पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट बात क्या है इसे, ठीक है। देर आर ऑल्सो ब्रॉडर इश्यूज ऑफ व्हाट क्लाइमेट राइट शुड बी एक्चुअली मीन। क्लाइमेट राइट का, जलवायु अधिकारों का वास्तव में क्या अर्थ होना चाहिए, इसके व्यापक मुद्दे हैं। क्या है? इंडिया मॉडल ऑफ डेवलपमेंट heavily focused on mega industrial infrastructure and extractive projects that cause deforestation and displacement of community is fundamentally violative of constitutional right। तो इंडिया का जो डेवलपमेंट है ना, इशू किसका? क्लाइमेट राइट का। तो इंडिया का जो डेवलपमेंट कहां फोकस कर रहा है? मेगा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सट्रैक्टिव प्रोजेक्ट दैट कॉज डिफॉरेस्टेशन, डीप डिस्प्लेसमेंट कम्युनिटी इज फंडामेंटली वायलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये हो रहा है कहीं ना कहीं फंडामेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन है। फ्रॉम द गवर्नमेंट प्रपोजेज एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दैट विल डिफॉरेस्ट 130 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ प्रिस्टीन रेन फॉरेस्ट एंड टेक अप लैंड रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इन ग्रेट निकोबार, जो आइलैंड है, इट क्लियरली वायलेट द लाइन ऑफ द कोर्ट जजमेंट। और कोर्ट जजमेंट का लाइन क्या है? The tribal population in the Nicobar Island continue to lead a traditional life which is unconnected to and separate from any other part of the country or world। Indigenous मतलब वहां का जो लोकल कम्युनिटी है, indigenous community often lead traditional lives, ऐसे उनका जजमेंट आया है ना। भाई ट्राइबल पॉपुलेशन अपना ट्रेडिशनल लाइफ जीते हैं, वो अनकनेक्टेड हैं वर्ल्ड से। द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर लैंड एंड फॉरेस्ट or their displacement from their home may result in a permanent loss of their unique culture। ये कोर्ट का जजमेंट बोल रहा है। तो एक्चुअली गवर्नमेंट एक प्रपोज किया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार में, जो डिफॉरेस्ट कर देगा 130 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ रेन फॉरेस्ट, और लैंड वो ले लेगा जो रिजर्व्ड है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए वहां पर। तो ये वायलेट करता है इस कोर्ट के जजमेंट को। अब एक्चुअली ग्रेट निकोबार के बारे में ही है, डिफॉरेस्टेशन को लेके है, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो प्रपोजल है उसके लिए है। तो क्या की नोट है? डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर वाइटल फॉर प्रोग्रेस, sacrifices such as deforestation and community death are necessary for this, not justified according to। ये की नोट नहीं है, वो बोल रहा है कि भाई फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो क्लाइमेट राइट क्या होना चाहिए, इसका मतलब क्या, उसका इशू, ब्रॉडर इशू वो है। B, it suggests that Indians should prioritize economic development over the preservation of indigenous culture and tradition। नहीं, प्रायोरिटाइज वाली तो बात नहीं, जस्टिफाई ऊपर है, ये की नोट नहीं है। सी पढ़ते हैं, इंडिया डेवलपमेंट वर्सेज इंडिजिनस राइट इन ग्रेट निकोबार अर्जिंग द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस कल्चर एमिस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। यही तो है, इंडिया डेवलपमेंट वर्सेज इंडिजिनस राइट, लोकल लोगों का क्या राइट है ग्रेट निकोबार में, वही तो चल रहा है आर्गुमेंट इसमें।
तो ये की नोट है, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन। इन अ मीटिंग द प्रेसिडेंट स्पोक फॉर 20 मिनट एंड सेक्रेटरी स्पोक फॉर 30 मिनट। डिड द गेस्ट स्पीक, चीफ गेस्ट स्पीक फॉर मोर देन 40 मिनट। फिर से डाटा सफिशिएंट क्वेश्चन है। तो प्रेसिडेंट 20 मिनट के लिए बोला और सेक्रेटरी 30 मिनट के लिए बोला, है ना, ये दिया रखा। अब क्वेश्चन है कि चीफ गेस्ट क्या 40 मिनट ज्यादा बोले, हाँ या ना आंसर होगा। पहला है द चीफ गेस्ट स्पोक फॉर ए लॉन्गर टाइम द प्रेसिडेंट। अब चीफ गेस्ट 20 मिनट से ज्यादा बोले, अब 40 मिनट से कम बोले या ज्यादा बोले, इससे नहीं पता चलेगा, तो पहला से नहीं पता चलेगा। दूसरा, द चीफ गेस्ट स्पोक फॉर ए शॉर्टर टाइम देन द सेक्रेटरी। चीफ मिनिस्टर 30 मिनट से कम, चीफ गेस्ट 30 मिनट से कम बोले, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। ज्यादा 40 मिनट ज्यादा नहीं बोले वो 30 मिनट से कम बोले, तो आंसर आ गया। दूसरा से आंसर इसका आ सकता है। तो द स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। 20 मिनट से ज्यादा बोले तो कितना ज्यादा होगा नहीं पता चला पहले से, 40 मिनट ज्यादा है कम, लेकिन सेक्रेटरी से कम बोले हैं तो 30 मिनट से कम बोले हैं, मतलब 40 मिनट से कम बोले हैं, तो इसका आंसर नो आ जाएगा। इसलिए 2 से काम चल जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इफ नंदू एंड श्याम फाइट विल नंदू विन, यस या नो में आंसर। अब 2 स्टेटमेंट है। नंदू हैज नॉट बिन बीटेन सो फार, नंदू अभी तक हारा नहीं है, इज कंसिडर्ड इनविंसिबल, मतलब लगभग मतलब उसको कोई हरा नहीं सकता, ऐसा माना जाता है। अब इस स्टेटमेंट से नंदू जीता है हरा नहीं पता चल रहा है। श्याम हैज डिफीटेड ऑलमोस्ट एवरीबडी, ही हैज फाउट विथ so far and is considered almost unbeatable। ये पास्ट की बात, प्रेजेंट में नंदू और श्याम का फाइट कौन जीता ये नहीं पता चल रहा है, नहीं आंसर कर सकते हैं। तो पहले से भी नहीं होगा, दूसरे से भी नहीं होगा, दोनों को मिला दोगे तब भी नहीं होगा। इसलिए बोथ स्टेटमेंट आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा, डी। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, है ना। तो 81 की पावर n बाई 81 क्या होता है, 3 की पावर 4 n बाई 4, 4 कट गया, 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1 बाई 3 की पावर n 3 की पावर 2n माइनस 1। अब ये तो कट जाएगा, 3 की पावर n 3 की पावर n बचाइए। अब यह क्या होगा, 3 की पावर माइनस कर दो, इसमें ये माइनस करो, यही होता है ना, कट गया, 3 का स्क्वायर बचा होता 9। तो क्या आंसर होगा, सी, 41 सी। नेक्स्ट देखें क्या है। देयर आर 80% मोर स्टूडेंट इन क्लास Q than in class P. There are the same number of girls in class P as there are boys in class Q. In both group the percentage of girls is the same. What percentage of the student groups are boys? ऐसे करते हैं, अगर P में 100 बच्चे हैं तो Q में 180 बच्चे हैं। अब दोनों में मान लो कि X% गर्ल्स इसमें भी है, इसमें भी है, ये दे रखा है। अब दिया है कि जो गर्ल्स है क्लास P में, मतलब X% ऑफ गर्ल्स इन क्लास P इक्वल टू दे आर बॉयज इन क्लास Q। क्लास Q में कितने बॉयज होंगे, 100 माइनस X%, तो 100 माइनस X% ऑफ 180 बराबर है, यहां से हम X निकाल सकते हैं। ये आएगा यहां से X बाई 100, ये भी बाई 100, 100 कट जाएगा, 100X इक्वल टू 100 माइनस X इंटू 180। तो ये आ गया 100X माइनस 18,000 माइनस 180X, इधर ले आओ तो 280X इक्वल टू 18,000। तो X यहां से आ जाएगा, ये 1 0 तो कट ही जाएगा, X आएगा 1800 बाई 28, और ये सॉल्व करके आएगा 64.28। तो लड़कियों का परसेंटेज पता चल गया।
देखो हर एक में x% है, दोनों मिला के भी x% ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो लड़कियों का परसेंटेज पता चल गया, ओवरऑल 64.28% है लड़कियों का। तो लड़का क्या होगा, बॉयज का परसेंटेज 100 माइनस दिस, मतलब लगभग 35.72% अप्रोक्सीमेटली। ऑप्शन देखिए, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, मैंने बोला दोनों में सेम परसेंटेज था पीएन, तो मिला के भी x% लड़की रहेगी, जो ये है लड़का 100 माइनस दिस। ठीक है, अब है ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा पैसेज का है। ठीक है, क्या है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस शटल्स आर लिंक्ड टू द मूवमेंट ऑफ द प्लेनेटरी बॉडीज, आर दस लिंक्ड टू द यूरोपियन ऑरिजिन स्टोरी ऑफ द साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। मतलब खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और अंतरिक्ष शटल ग्रहों की गति से संबंध है, और इस प्रकार वैज्ञानिक क्रांति यूरोपीय मूल कहानी से जुड़े हुए हैं। द रोमन कैथोलिक डोगमा of geocentrism was dislodged by sun-centric reimagination of the universe by Copernicus and Galileo। रोमन कैथोलिक मानते थे कि भाई अर्थ के अराउंड सब घूमता है, जितने प्लैनेट, सन वगैरह वगैरह, लेकिन बाद में कोपरनिकस एंड गैलीलियो नहीं, सन के अराउंड सब घूमते। दिस लेड टू द जेस्टेशन ऑफ मॉडर्न साइंस, और गैलीलियो कोपरनिकस के कारण मॉडर्न साइंस का इनिशिएशन हुआ, शुरुआत हुआ। क्या बोला, भू केंद्रित बाद के रोमन कैथोलिक सिद्धांत को कोपरनिकस और गैलीलियो द्वारा ब्रह्मांड की सूर्य के पुनः कल्पना से खंडित किया गया था। इससे आधुनिक विज्ञान का उद्भव हुआ। ठीक है, आगे, हाउएवर दिस रेडिकलिज्म ऑफ यूरोपियन साइंस इज एलियन टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। जो यूरोपियन साइंस का जो इस तरह रेडिकलिज्म, मतलब जो इस तरह धर्म से जोड़ना कह दो, ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये एलियन था, मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं था। विच हैज हिस्टोरिकली बीन अकोमोडेटिव ऑफ इंडिया डाइवर्स रिलीजियोसिटी, मतलब इंडिया का जो साइंस प्रोग्राम था, इंडिया का जो डाइवर्स धार्मिक जो प्रवृत्ति थी, उसका एकोमोडेटिव थी, एकोमोडेट एक दूसरे को करता था। यहां दिया हुआ है, हालांकि यूरोपीय विज्ञान का यह दृष्टिकोण भारतीय संदर्भ से भिन्न है, जो ऐतिहासिक रूप से भारत के विविध धार्मिकता के प्रति उदार रहा है। ठीक है, what is curious about the recent turn of event is that the Indian Institute of Astrophysics was not the only scientific institution involved in Ayodhya. The Central Building Research Institute, a laboratory under CSIR, another state-funded research institute, was closely involved in aspects related to the structural integrity of the temple, जो राम टेम्पल बना है। In fact, it was the CBRI that set up the सूर्य तिलक। अब सूर्य तिलक सुने होंगे, जो सूर्य तिलक राम भगवान के मस्तिष्क पर जो पड़ता है, तो सीबीआरआई का रोल है उसमें, आईआईए का रोल है उस स्ट्रक्चर से रिलेटेड। However, there have been no objection regarding इस पार्ट, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ कि भाई साइंस कम्युनिटी के लोग भी मंदिर स्ट्रक्चर बनने में साथ दे रहे हैं। ये इंडिया में है। अब बोलते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन इमर्ज हो रहा है ऊपर के पैसेज से, ऊपर को पढ़ के क्या लग रहा है? तो ऊपर को पढ़ के क्या लग रहा है, यूरोप क्लैश बिटवीन साइंस एंड रिलीजन इज कॉन्ट्रास्टेड विथ इंडिया टॉलरेंट एटीट्यूड, पर्टिकुलरली हाईलाइटेड इन रिसेंट इवेंट लाइक अयोध्या। इसका होने का पूरा सही, यही तो कहा है। वहां क्लैश था यूरोप में साइंस एंड रिलीजन में, जो यहां पर कैथोलिक बड़ी बात चल रहा है, जो है ना। बट यहां अयोध्या के एग्जाम्पल, रिसेंट एग्जाम्पल पता चला कि नहीं, ऐसा एकोमोडेटिव साइंस और रिलीजन एक दूसरे को एकोमोडेशन है यहाँ पे। क्वेश्चन अराइज रिगार्डिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइंटिफिक सच एज दिस आईआईए इन द अयोध्या गिवन, नहीं, क्वेश्चन वाली बात इसमें नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। द पैसेज वेग डिस्क्रिप्शन ऑफ साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन ऑफ आईआईए एंड सीबीआई, वेग नहीं, क्लियरली बताया क्या किया है सीबीआरआई आईआईए, ये भी नहीं है ऑब्जर्वेशन।
The apparent harmony between religious and authorities and the standing in Ayodhya issue challenges traditional narrative about the, नहीं कहाँ चैलेंज वाली बात ही नहीं है इसमें, ये भी नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या है, ए इज द राइट आंसर। ये ऑब्जर्व कर सकते हैं इस पैसेज को पढ़ के। नेक्स्ट पैसेज देखिए क्या है। नेक्स्ट पैसेज है थोड़ा सा ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, कुछ इसमें जो शुरू के कुछ लाइन चले गए अंग्रेजी में, मैं हिंदी में पढ़ता हूं। कार्बन कृषि का एक सरल कार्यान्वयन घूर्णी चराई, जिसको बोलते हैं रोटेशनल ग्रेजिंग है, ठीक है। तो इसका जो लाइन है अंग्रेजी में मैं पढ़ देता हूं, मेरे पास है, ए सिंपल इंप्लीमेंटेशन ऑफ कार्बन फार्मिंग इज रोटेशनल ग्रेजिंग, ठीक है। रोटेशनल ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है, पर ये समझो, अगर आप पढ़े हो एनवायरनमेंट या ज्योग्राफी, तो जैसे पैस्चर लैंड है जहां पे हम अपने एनिमल को चरने के लिए भेजते हैं, यहाँ पे टुकड़ा बना देता है पैस्चर लैंड को, जहां पर घास वगैरह ग्रास है, तो पहले इसमें चरते हैं एनिमल, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ये रोटेशनल ग्रेजिंग हुआ। एक के बाद छोटे छोटे लैंड में काट दिया, एक के बाद एक में पहुंचते हैं चरने के लिए एनिमल्स। तो बोलता है कि कार्बन कृषि का एक सरल काम घूर्णी चराई रोटेशनल ग्रेजिंग है। अन्य में मतलब ये पढ़ा हूं, अदर्स इंक्लूड एग्रो फॉरेस्ट्री, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, एग्रो इकोलॉजी, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट एंड लैंड रिस्टोरेशन, ठीक है। तो बोल रहा है जैसे अन्य में कृषि वाणी, एग्रो फॉरेस्ट्री, खेती भी कर रहे हैं, साथ में फॉरेस्ट्री भी हो रहा है, कंजर्वेशन संरक्षण कृषि, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, कृषि पारिस्थितिकी, पशुधन प्रबंधन, भूमि पर सब शामिल है इसमें, ठीक है। तो ये बोला है कि अदर इंक्लूड एग्रो फॉरेस्ट्री, इस टर्म को आप समझते होंगे। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, ऐसा खेती करना जिससे कंजर्वेशन हो सॉइल का, बाकी चीजों का। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये सब टेक्निकल टर्म है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। एग्रो इकोलॉजी, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट एंड लैंड रिस्टोरेशन, ये सब कह सकते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली टाइप का चीज है, ठीक है। आगे है सिल्बो पैस्चर और एली क्रॉपिंग सहित कृषि बांध की प्रथा पेड़ों और झाड़ियों में कार्बन प्रग्रहण द्वारा कृषि आय में विविधता ला सकती है। तो सिल्बो पैस्चर भी होता है, उसी तरह का चीज है कि खेती भी करना, उसमें मान लो पेड़ पौधा भी लगा दिए, पैस्चर मतलब घास भी है, उसमें पशुधन भी चर रहे हैं, ये सब। एली क्रॉपिंग का मतलब बड़े बड़े पेड़ लगा दिए और बीच में गली रहता है, उसमें हॉर्टिकल्चर वगैरह हो जाता है। ये सब टेक्निकल टर्म है, कृषि से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड। आई होप आपको पता होना चाहिए अगर आप जी से पढ़े हैं सब, ठीक है। तो कार्बन कैप्चर होता है, जब पेड़ झाड़ी लगाया तो कार्बन तो कैप्चर होगा ना, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजें हो गया ये। अब है आगे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, अब मैं पढ़ रहा हूं यहां पर है अब कंजर्वेशन एग्रीकल्चर टेक्निक सच है जीरो टिलेज, शून्य जुताई, ऐसा कि बिना जुताई किए ही कोई चीज को बो देना, जैसे गेहूं धान बो देना, ठीक है, सोइंग ऑफ क्रॉप, वो होता है जीरो टिलेज। क्रॉप रोटेशन, कवर क्रॉपिंग, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, ठीक है, जिसमें स्टेबल रिटेंशन, मतलब जो काट के बच जाता है खेत में, उसी का कंपोस्ट बनता है। कैन हेल्प मिनिमाइज soil disturbances and enhance organic content, particularly places with other intense agricultural activities। मतलब शून्य जुताई, क्रॉप रोटेशन, कवर क्रॉपिंग, फसल अवशेष प्रबंधन जैसी संरक्षण कृषि तकनीकें मृदा की गड़बड़ी को कम करने और कार्बनिक सामग्री को बढ़ाने में सहायक होती है। ये सब टेक्निक है जो सॉइल, जो मृदा है उसमें प्रॉब्लम ना हो जाए, उसका न्यूट्रिएंट ना चला जाए। एग्रो
Ecological approaches such as crop diversification, intercropping have benefit for ecosystem resilience. Livestock management, पशुधन management, a strategy including rotational grazing, optimizing feed quality, managing animal waste can reduce methane emission and increase the amount of carbon stored away in pasture land. मतलब ये बोल रहा है एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रथाएं जैविक उर्वरक तथा खाद का उपयोग करके मृदा की उर्वरता को बढ़ावा देती है और उत्सर्जन को कम करती है। फसल विविधीकरण और अंतर फसलीकरण जैसे कृषि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन के लिए लाभकारी है। रोटेशनल ग्रेजिंग, चारा गुणवत्ता का अनुकूलन, पशु अपशिष्ट प्रबंधन सहित पशुधन प्रबंधन रणनीतियों में मीथेन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है और चारागाह भूमि में संग्रहित कार्बन की मात्रा में वृद्धि हो सकती है। तो कुल मिला के टेक्नोलॉजी बताया है कि कैसे हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली एग्रीकल्चर या पशुधन, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, कार्बन कैप्चर, बहुत सारी बातें बोला है। अब कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन कौन करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। एग्रो फॉरेस्ट्री लाइक सिल्वो पैस्चर एंड एले क्रॉपिंग डाइवर्सिफाई इनकम बाय स्टोरिंग कार्बन ट्री, यस ये तो बात हुआ है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इंक्लूड जीरो टिलेज एंड क्रॉप रोटेशन इनहेंसेस सॉइल हेल्थ, यस ये भी है। फिर है लाइव स्टॉक मैनेजमेंट लाइक रोटेशनल ग्रेजिंग कट्स मीथेन एमिशन एंड बूस्ट कार्बन स्टोरेज पैस्चर, ये भी बात हुआ है। फोर्थ एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस सच एज सिल्वो पैस्चर एंड एले क्रॉपिंग प्राइमरी फोकस ऑन डिप्लीटिंग सॉइल, ये गलत है। सॉइल डिप्लीट नहीं करता है, खत्म नहीं करता है वो। प्रथम मुख्य रूप से कार्बन उत्सर्जन को बढ़ाते हुए मृदा के पोषक तत्व कम करने ही, ये बात नहीं है ऊपर में पैसेज में। तो चौथा नहीं है, कौन सा सही है? 1 2 3 सी इज द राइट आंसर। बट ये पैसेज वही बच्चा कर सकता है जिसको इकोलॉजी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी की समझ है, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल टर्म इसमें यूज है। अब इन सभी चीजों को टर्म को एक्सप्लेन करने में एक अलग से लेक्चर लग जाएगा। तो जितना मोटा मोटा चीज मैंने बताया, आई होप कि आप पढ़ें, आपको समझ में आ रहा है इसमें जो टेक्निकल टर्म यूज हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कंसीडर द इंफॉर्मेशन, क्या है ना, ये कोडिंग का क्वेश्चन है। NAD, LAD, JAD means children like fun. JAD, JAD, CURD means we like ice cream. JAD, TAD means children want ice cream. चिल्ड्रेन के लिए कोड क्या है? तो पहला और तीसरा देखें, इसमें कॉमन क्या है? चिल्ड्रेन ही है केवल। और इस दोनों कोड में क्या कॉमन है? NAD कॉमन है। NAD इज द कोड फॉर चिल्ड्रेन, तो B इज द आंसर। तो 45 क्या आंसर है? B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए क्लॉक स्ट्राइक वंस एट 1 o'clock, ट्वाइस एट 2 o'clock, थ्राइस एट 3, ठीक है, एंड सो ऑन। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्ट्राइक इन 26 आवर इन अ 12 hour क्लॉक? मतलब 12, 1 2 3 4 12 नहीं लिखा होता क्लॉक में, वो क्लॉक है। तो बोलता है 26 घंटे में कितने बार स्ट्राइक करेगा, है ना। तो घंटियां बजती है, 1 बजा तो 1 बार घंटी बजा क्लॉक में, 2 बजा तो 2 बार घंटी, वो तो 1 से 12 जोड़ लो, 1 2 से लेके 12 तक जोड़ोगे तो इसका औसत निकालो। तो क्या होता है औसत? n इंटू एन प्लस 1/2 सम होता है, एक तो फॉर्मूला वो भी है, तो उसी से बनाते ये फॉर्मूला 1 से n तक का सम, ये भी होता है। 1 12 तक है, तो 12n की जगह डालो, 12 इंटू 13/2, ये कितना आएगा? 78। फिर अगला 12 घंटा 78 बार स्ट्राइक करेगा, आवाज करेगा, तो 78 इंटू 2 24 घंटे में। फिर अगला 2 घंटा 1 and 2 आएगा, तो 3 और जोड़ दो इसमें, ये आएगा 156 प्लस 3, तो 159 टाइम्स घंटी बजेगा। 12 घंटे में 78 बार, अगले 12 में 78 बार, और फिर अगले 2 घंटे में 1 and 2 3 बार। तो क्या आंसर होगा? डी। सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। 4x 5 through 2 3z इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 88। ठीक है, ये रखा है। देन द वैल्यू ऑफ x प्लस 2z विल बी, और फिर स्टेटमेंट है। तो पहले देखो xz क्या हो सकता है? 4x 5 2 3z। अगर 8 से डिविजिबल है, मतलब ये 8 से डिविजन होना चाहिए, तो क्या होगा? 8।
8 2 जा 16, 7 बजेगा, 7z 72 होना चाहिए, तभी 8 से डिवीजन होगा z2। अब किससे, क्योंकि 88 से डिवाइड होना मतलब 11 और 8 से डिवाइड होना, क्योंकि ये को प्राइम है, ठीक है। को प्राइम 11 8 का कॉमन फैक्टर केवल 1 है, तो को प्राइम है। सहअभाज्य z तो आ गया 2, अब 11 से विभाज्य होने के लिए क्या है, नंबर हमारा बना 4x 5 2 3 2 हो गया। तो 11 का रूल क्या, अल्टरनेट नंबर को जोड़ो, तो 4 5 3 को जोड़ लिए, माइनस ये वाला x 2 और 2 जोड़ो, x प्लस 4, ये या 0 होना चाहिए, 11 से विभाजित होना चाहिए, 12, ये क्या आ गया 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स अगर 0 लोगे तो 12 से विभाजित होगा 11 से, x 8 होना चाहिए। इसके अलावा 8 माइनस एक्स 11 लोगे तो x क्या आ जाएगा, -3, तो अंक डिजिट तो आया नहीं, तो x 8 हो गया, तो हमारे पास x की वैल्यू 8 आ गई। अब क्या है, x प्लस 2 डेज, x प्लस 2z क्या होगा, 8 प्लस 4 12 हो गया। क्या है, द वैल्यू विल बी डिविजन 8, नहीं, 8 से विभाजन नहीं, द वैल्यू इज ए प्राइम नंबर, नहीं, 12 प्राइम नंबर नहीं है। द वैल्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, यस, ये 5 प्लस 7 2 कंसेक्यूटिव लगातार प्राइम नंबर का सम तो है, ये करेक्ट है। द वैल्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 2 को प्राइम, ये नहीं होगा, 1 प्लस 11 नहीं हो सकता, को प्राइम नंबर का स्क्वायर का सम नहीं होगा, 2 प्लस 10 नहीं हो सकता, 3 प्लस 9 नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा। इसलिए इस 2 को प्राइम का स्क्वायर का सम नहीं हो सकता। आप देख सकते हो ना, 12 क्या लिख सकते हो, 1 11, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो है, अब 11 किसका स्क्वायर है, नहीं, 2 9 सॉरी 3 9, अब 3 किसका स्क्वायर, किसी का नहीं, ये 3 स्क्वायर तो है, बट यहां तो कुछ है ही नहीं, 4 8 नहीं। इस तरह आप देख सकते हो कि भाई 2 को प्राइम नंबर के स्क्वायर का सम नहीं बन सकता 12, तो केवल 3 करेक्ट है। तो कौन सा करेक्ट है इसमें, सी इज द राइट आंसर, राइट, सी क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए फैक्टर ऑफ दिस, कुछ नहीं करो, 5 की पावर 41 कॉमन लो, 1 प्लस 5 5 स्क्वायर 5 क्यू, ये क्या आ गया, 5 की पावर 41, 1 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 125 जोड़ो, 5 की पावर 41 इंटू 150 156। अब ये 5 की पावर 41 156 हम फैक्टराइज कर सकते हैं, देखो 12 गुना 13 आएगा, ये नंबर 12 से तो फैक्टर है ना, 12 से विभाजित हो सकता है, 8 इसका फैक्टर बन नहीं सकता है, 17 भी नहीं बन सकता है, 11 भी नहीं बन सकता है, तो 12 इज द आंसर, राइट। अब हमारा फिर से पैसेज है, क्या पूछ रहा है, मोस्ट क्रूशियल मैसेज क्या है, मोस्ट क्रूशियल मैसेज देखते हैं, इन हिज बीइंग एंड नथिंगनेस, ये किताब का नाम है, सात्र नाम है ऑथर का, ड्रामेटिकली इलिस्ट्रेटेड द ओवरवेलमिंग प्रेजेंस एंड दैट अब्सेंस कैन क्रिएट, मतलब अपनी किताब बीइंग एवं एंड नथिंगनेस में सात्र ने अनुपस्थिति की प्रभावशाली उपस्थिति को नाटकीय रूप से चित्रित किया है, अनुपस्थिति, किसी की अनुपस्थिति, ठीक है। अब है, आगे पढ़ते हैं, he walked into a coffee where he was expecting to meet his friend, the cafe was full but his friend was not there, friend आया नहीं, the not thereness of the friend, जो उसका friend नहीं था, filled the crowded room, in absentia the friend was more present in the cafe than the people who were actually there, मतलब वह एक कैफे में गया जहां उन्हें अपने दोस्त से मिलने की उम्मीद थी, कैफे लोगों से भरा हुआ था लेकिन उसका दोस्त वहां नहीं था, लोगों से भरे कैफे में दोस्त की गैर मौजूदगी का एहसास गहराई से हुआ, अनुपस्थिति के कारण दोस्त कैफे में मौजूद अन्य लोगों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण लग रहा था।
जो दोस्त था वो कैफे में नहीं आया, वो अकेला चला गया। अब वो उसको समझ में आ रहा था कि दोस्त नहीं आया, दोस्त की गैर मौजूदगी से उसे फील हुआ कि दोस्त का क्या इंपॉर्टेंस है। एक चीज का एब्सेंट होने से क्या फर्क पड़ता है वो बता रहा है। रसदी मिसिंग ग्लास एंड सात्र मिसिंग फ्रेंड हाईलाइट द पावर ऑफ एब्सेंस टू मेक अस सी अ न्यू द accustomed the things situation people that we take for granted as whose importance is often minimized or overlooked by us through consciousness made cursory and careless। मतलब रसदी का मिसिंग ग्लास या सातरे का मिसिंग फ्रेंड ये हाईलाइट करता है कि हम जिस चीज को ग्रांटेड ले लेते हैं, ये चीज ग्रांटेड है, अगर वो एब्सेंट हो जाता है तो कैसे हमें फर्क पड़ता है, उसकी वैल्यू पता चलती है, वो बात कर रहा है वो। एब्सेंस कैन हेल्प टू रिक्रिएट आवर वर्ल्ड फॉर अस, ए वर्ल्ड blurred by familiarity which is suddenly snapped into sharp focus by emphatic exclusion of a single element in it, which like the metamorphic elephant in the room or Ionesco rhinoceros gets spotlit by its lack of acknowledged presence। क्या हिंदी ज्यादा समझ में आएगा? देखिए क्या है। अनुपस्थिति हमारी दुनिया को नए सिरे से बनाने में मदद कर सकती है। एक ऐसी दुनिया जो परिचित होने की वजह से धुंधली हो जाती है और जो अचानक एक तत्व की जोरदार गैर मौजूदगी से अस्पष्ट हो जाती है, जैसे कमरे में रूपक हाथी या इयोनेस्को का गैंडा अपनी स्वीकृत उपस्थिति कमी के कारण अधिक चर्चित हो जाता है। अनुपस्थिति हर रोज की नीरसता से एक पुनर्जागरण हो सकता है, जैसे जिसे टैगोर ने मृत आदत की रेत कहा था। उस चीज की धारणा को बढ़ाना जो समानता अपने अनुमानित गैर अस्तित्व के असाधारण दृष्टिकोण से प्रकट होती है। तो बेसिकली क्या बोला कि एब्सेंस कैन बी री अवेकनिंग फ्रॉम द हमदर्द ऑफ द एवरीडे, फ्रॉम व्हाट टैगोर कॉल द सैंड ऑफ डेड हैबिट टू हाइटन परसेप्शन ऑफ दैट विच एग्जिस्ट ऑर्डिनरी थ्रू द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परस्पेक्टिव इट्स प्रोजेक्टेड नॉन एग्जिस्ट। तो बेसिकली ये बोला है कि जो चीज हम रोज देखते हैं उसका इंपॉर्टेंस तब समझ में आता है जब वो एब्सेंट हो जाता है, या वो लिविंग चीज हो या नॉन लिविंग चीज हो। यही मोटा मोटी यही कह रहा है, ठीक है। क्रूशियल मैसेज, द पैसेज अंडरस्कोर हाउ एब्सेंस कैन ट्रांसफॉर्म आवर परसेप्शन ऑफ द फैमिलियर, प्रॉम्प्टिंग अ डीपर एप्रिसिएशन इज ऑफ व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड। परिच्छेद इस बात पर जोर देता है कि कैसे अनुपस्थिति परिचित के बारे में हमारी धारणा को बदल सकती है और जो चीज अक्सर नजरअंदाज कर जाती है उसे गहरी सराहना करने के लिए प्रेरित करती है। यस, यही पैसेज बोल रहा है, इसका पूरा चांस है आंसर होने का। आगे पढ़ते, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन इमोशन एंड एक्सपीरियंस सजेस्ट दैट एब्सेंस यूनिवर्सली लीड्स टू हाइटेंड एप्रिसिएशन। यूनिवर्सली वाली बात जस्टिफाइड नहीं है, मतलब सब चीज के लिए ऐसा नहीं हो सकता, ये जस्टिफाइड यहां नहीं किया गया है। Absence always leads to a clear perception of reality, disregarding the possibility that absence can sometimes lead to confusion, ambiguity। नहीं, always leads to clear, और absence create करता है confusion, ambiguity, ये नहीं, इस बात का मैसेज नहीं है इसमें। D, the passage says that familiarity always leads to neglect। फिर always किसी चीज से familiar होना always lead to neglect, इसको नहीं जस्टिफाई करता ये पैसेज, तो ये भी नहीं है, ठीक है। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें, ये भी पैसेज है, ठीक है। देख क्या है, इफ वी वांट, ये सब थोड़ा फिलोसफिकल टाइप का पैसेज है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत होती है, थोड़ा टाइम टेकिंग भी होगा एग्जाम में, इसको हो सकता है 2 बार पढ़ना पड़े क्योंकि बहुत सारा चीज इसमें रहता है जिसको समझने थोड़ा समय लगता है। या तो इसको एग्जाम में करें या छोड़ें, है ना, डिपेंड करता है कि आप मैथ से रीजनिंग कितना किए हैं। अगर आपको करना ही पड़ जाए तो हो सकता है इस तरह के पैसेज को 1-2 बार पढ़ना पड़ जाए। इफ यू वांट टू ड्राइव थ्रू अनप्रिडिक्टेबल ट्रैफिक, heavy at times, thin at others, slow moving or fast, and like a stunt biker, do some
release, stoppage or burnout at will. That is all type of balancing act you need constant practice. तो बोला है यदि हम अप्रत्याशित कभी अधिक कभी कम ट्रैफिक से धीमी गति से अथवा तेज गति गुजरना चाहें और बीच में स्टंट भी करना चाहें, इसके लिए हमें संतुलन बनाए रखने का अभ्यास करना होगा, ये बोला है। अब इस चीज को कहां ये रिलेट करता है, द सेम इज नीडेड फॉर द माइंड इफ यू वांट इट टू वर्क फॉर यू एंड नॉट अगेंस्ट योर कांस्टेंट साधना। मोस्ट स्क्रिप्चर एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आर गियर्ड टुवर्ड्स ट्रेनिंग द माइंड टू पॉज, बी बैलेंस्ड एंड सेंटर्ड सो दैट वी आर ऑलवेज इक्वानिमस। इक्वानिमस शांत रहे, कंपोज्ड रहे, है ना। तो यदि हम चाहते कि मन हमारी निरंतर साधना के विरुद्ध न जाकर हमारे अनुसार काम को, हमें इसे शांत, संतुलित और केंद्रित करने का अभ्यास करना होगा। अधिकतर शास्त्र और आध्यात्मिक अभ्यास यही सिखाते हैं ताकि हम हमेशा शांत और संतुलित रह सके। सिमिलरली वी कैन फाइंड आंसर टू सेल थ्रू लाइफ अप एंड डाउन effortlessly only when our mind is calm and centered. For this to happen spontaneously, as in the case of driving on a busy road, we need to focus on 4 eternal principles. क्या है? सत्य, प्रेम, कर्म and प्रकाश. सत्य come from Satyug. It means being truthful, and the same on all 3 planes of thought, plane calls of thought, words and deeds. No hypocrisy. झूठ नहीं बोल रहा है. No lying. Apply that to driving. It means following traffic rules truthfully and driving mindfully. तो दो कैसे रिलेट किया है, तो यहां पे ऐसा स्वाभाविक होने के लिए जैसा कि बेस्ट सड़क पर गाड़ी चलाने के दौरान हमें 4 महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर ध्यान देना होगा। सत्य, प्रेम, कर्म और प्रकाश। सत्य शब्द सतयुग से आया जिसका अर्थ होता है सच्चा होना और विचार। शब्द और कर्म में एक समान होना, न तो झूठ बोलना न ही पाखंड करना। गाड़ी चलाते इसे प्रयुक्त करने का अर्थ यह है कि हम ईमानदारी से यातायात नियमों का पालन करें और सावधानी से गाड़ी चलाएं। अब क्या पूछा है, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है ना, तो इसके विकल्प पढ़ने पड़ेंगे। द पैसेज इनकरेज रेकलेस ड्राइविंग, टू हटे नहीं। मास्टरी ऑफ ड्राइविंग स्किल ओवरवेक्स द इंपॉर्टेंट मेंटल बैलेंस, नहीं। Strict adherence to religious ritual is necessary to achieving religious ritual necessary, सब तो कहाँ है, justified नहीं है। Obviously D आंसर होगा। Mental balance, truthfulness, mindfulness and following 4 universal principles are essential for navigating life well. Clearly D is the answer. I hope समझ गए आप। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।